हेलो स्टूडेंट्स। मैं एसपी राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। आज की हमारी दूसरी क्लास है, क्योंकि कल हमने जो क्लास देखी थी, अपनी पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। तो उसमें हम लोग बात कर चुके थे पुर्तगाली कंपनियों के बारे में, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज हम बात करेंगे जो हमने और कंपनीज देखी थी उनके बारे में। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, मैं पहले से ही आज कह दे रहा हूं, पहले से ही शुरुआत में ही ये बात कह देता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास के साथ भी जुड़ पाऊं। तो आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और देखते हैं अगली कंपनी के बारे में जो मैंने आपको बताया था। हम लोगों ने देखा भी था इसके बारे में कि भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? डेनिस। चौथे नंबर पर कौन आता है? डेनिस। डेनिस कौन लोग हैं? डेनिस वो लोग हैं जो डेनमार्क से आए। यूरोप में ही एक देश है डेनमार्क और वहां के लोगों को कहा जाता है डेनिस। डेनिस वो लोग हैं जो चौथे नंबर पर भारत में आते हैं और भारत आने का इनका क्रम है। सबसे पहले ये सन 1616 में भारत आते हैं। इनका भारत आगमन होता है सन 1616 में। कौन आता है डेनिस में? आप देखिए, डेनिस लोग भारत आते हैं। भारत आने के बाद इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं किए हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं है डिटेल में। मैं आपको छोटे से मैं बता दूं कि सन 1616 में इनके भारत आगमन के साथ ही सन 1620 की बात है जब ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं भारत में, ट्रैंकोबार में। अब प्रश्न उठता है, ट्रैंकोबार में कहाँ? ट्रैंकोबार है कहाँ? ट्रैंकोबार तंजौर। आपने ये नाम सुना हो, तंजौर या तंजावुर में ट्रैंकोबार है, यानी कि प्रेजेंटली इन तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु में तंजौर है, उसमें एक जगह है ट्रैंकोबार। तो वहां पर ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। कब? 1620 में। किसके द्वारा लगाई गई है? डेनिस के द्वारा। क्लियर? अगली बात करते हैं, फिर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है डेनिस लोगों ने 1676 में, 1676 में, यानी 1676 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई सेरामपुर। सेरामपुर कहां पर है? प्रश्न उठता है। सेरामपुर है बंगाल में है सेरामपुर, और यहां पर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई है। ये पहली फैक्ट्री के बाद इनकी दूसरी फैक्ट्री है। इसके बाद देखिए, अंग्रेजों के साथ, मैंने कहा ना, अंग्रेज एक बहुत ही होशियार चतुर किस्म के व्यक्ति थे जो भारत आए थे। पहले से उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर लिया, फिर डचों को पराजित कर लिया। उसके बाद बारी थी डेनमार्क की। सीधे साधे लोग थे बेचारे, ज्यादा कंपटीशन झेल ही नहीं पाए। मार्केट से एक एक करके अपने कॉम्पिटिटर को अंग्रेज आउट करते जा रहे हैं। और डेनमार्क के लोग हैं, ये ज्यादा कंपटीशन नहीं झेल पाए। तो 1745 में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और यूरोप वापस चले गए। और क्या हो गया? यूरोप वापस चले गए ये लोग। ठीक है, यानी कि डेनिस की कहानी यहीं समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने टिकने नहीं दिया इनको, तो ये लोग अपने वापस चले गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन आता है भारत। इसी यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में अगले लोग हैं जो भारत आते हैं, वो हैं फ्रांसीसी। अब कौन भारत आता है? फ्रांसीसी। ये सबसे ज्यादा होशियार समझदार लोगों में से एक हैं जो भारत आते हैं। भारत को कब्जाने का सबसे पहला प्रयास इन्हीं का माना जाता है। कहते हैं कि यदि भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता तो फ्रांसीसियों का गुलाम होता, क्योंकि इनका एक होशियार व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करेंगे, डुप्ले की। डुप्ले वो पहला व्यक्ति होगा जो भारत में अंग्रेजी यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखता है। वो पहला व्यक्ति डुप्ले इसी कंपनी का व्यक्ति है। बात करें फ्रांसीसी कंपनी की, तो फ्रांसीसी कंपनी की बात यह है कि कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस, कंपनी का नाम है फ्रांसीसी कंपनी का नाम है कंपनी द ओरिएंटलेस इंडेस। ये इनकी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना होगी 1664 में, 1664 में इस कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना कहां पर हुई है?
स्थापना हुई है इस कंपनी की फ्रांस में। कंपनी कहां बनी है? फ्रांस में बनी है, 1664 में बनी है। 1667 में इनका भारत आगमन होता है। भारत आगमन, ये कंपनी यानी फ्रांसीसी कंपनी भारत कब आई है? 1667 में आई है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, कंपनी बनी है 1664 में, लेकिन आई कब है भारत? 1667 में भारत आती है। और 1668 में यानी कि 1668 में भारत में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। ये क्या करते हैं? भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पर लगाई है? सूरत में। पहली फैक्ट्री की स्थापना किसने की है? स्थापना करने वाला है फ्रांसिस कैरो। फ्रांसिस कैरो। यह भी कह सकते हैं कि पहला फ्रांसीसी कौन था जो भारत आया था? जैसे पहला अंग्रेज कौन था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन पहला फ्रांसीसी कौन है जो समुद्री मार्ग से भारत आया? तो वो है फ्रांसिस कैरो। पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई कैरो ने? सूरत में लगाई है। दूसरी फैक्ट्री की बात करते हैं, इन्होंने दूसरी फैक्ट्री कब लगाई है? दूसरी फैक्ट्री की स्थापना हुई है 1669 में, 1669 में। और दूसरी फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई है वो फैक्ट्री कहां पर लगाई है? दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहां पर है? मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। इसे हम मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। मसूलीपट्टनम को और किस नाम से जानते हैं? मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं भाई। कहीं भी एग्जाम में आपको मिल जाए कि भाई मछलीपट्टनम कहाँ है, मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और एक ही जगह का नाम है जो कि अंग्रेजों ने स्थापित की थी यहां पर भी फैक्ट्री 1611 में। लेकिन 1669 में क्या हुआ है? मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कौन कर रहे हैं? फ्रांसीसी कर रहे हैं। फ्रांसीसियों की ये दूसरी फैक्ट्री है और फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? सूरत में थी। इसके अलावा देखें फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में, तो फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना की गई है। ये बस्तियां लिखा हुआ है, फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित हुई हैं। फ्रांसीसी बस्तियां कहां पर थी? पौंडीचेरी। 1673 में पौंडीचेरी को इन्होंने अपने अधिकार में लिया है। किसने लिया है? फ्रांसीसियों ने सबसे पहले देखें पौंडीचेरी को अपने अधिकार में लिया है, फिर चंद्रनगर को अपने अधिकार में लिया है 1690-92 में। इसको एक अपने बस्तियां स्थापित की हैं, मतलब इन जगहों पर वो बस जाएंगे और अच्छे से अपना यहां पर रहना शुरू करेंगे। माहे 1725 में माहे में अपनी बस्ती स्थापित करेंगे। कराईकल या कारिकल में 1739 में वे अपनी एक बस्ती की स्थापना करते हैं। कौन? फ्रांसीसी। यानी कि 5वें नंबर पर भारत आते हैं कौन? फ्रांसीसी। 1664 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है। इनकी कंपनी की स्थापना के संबंध में मैं आपको कुछ और बात बता दूं तो इनकी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। इन सब बातों के अलावा मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊं। इनकी कंपनी की स्थापना के संबंध में भी प्रश्न आते जाते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई इनकी कंपनी की स्थापना तो हुई फ्रांस में, लेकिन किसने की? इस कंपनी का संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक है कॉलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है? कॉलबर्ट। कॉलबर्ट कौन है? कॉलबर्ट है फ्रांस के राजा, फ्रांस के राजा लुई 14वें का मंत्री। कॉलबर्ट कौन है? फ्रांस के राजा लुई 14वें का मंत्री है, जिसने इस कंपनी की स्थापना की है। फ्रांसीसी कंपनी अपने आप में क्या है? फ्रांसीसी कंपनी इंडेस ये एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी के फेलियर का कारण है कि सरकारी कंपनी होना, क्योंकि इसे अपने छोटे मोटे निर्णय के लिए भी क्या करना पड़ता था? हर बार सरकार से पूछना पड़ता था, जिस कारण से यह कंपनी क्या हो गई? फेल हो गई। इस कंपनी के जिस व्यक्ति के बारे में मैंने कहा कि इस कंपनी का गवर्नर जो है, सबसे प्रसिद्ध गवर्नर था डुप्ले। इसका नाम भी आपको याद रखना है, डुप्ले का, क्योंकि यह वो पहला व्यक्ति है, पहला यूरोपीय व्यक्ति। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि भाई पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था, या पूछा गया निम्नलिखित में से कौन था जिसने
भारत को जीतने का स्वप्न देखा, जिसने भारत में साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखा। यह भी है भाई, साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखा इसने, लेकिन उसे साकार नहीं कर पाएगा। साकार कौन करेगा? साकार करेगा रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। ठीक है, ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है जो आप सपने देखें वो पूरे हों, लेकिन सपने देखने चाहिए। नेक्स्ट, अब यही बात, क्योंकि आप देखिए एक कंपनी अंग्रेजों की है और दूसरी कंपनी फ्रांसीसियों की है, दोनों ही क्या चाहते हैं? भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, और इस कंपटीशन में क्या होगा? संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो वो युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बड़े बड़े युद्ध हैं। लेकिन याद रखिए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो लड़ाई होती है उसका मुख्य कारण था कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। जब भी यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ाई होगी, भारत में भी, चाहे कारण हो या ना हो, भारत में भी दोनों कंपनियां लड़ने लग जाएंगी आपस में। तो सबसे पहले हम देखें, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होता है और कर्नाटक के युद्ध होना शुरू होते हैं। कहा जाता है कर्नाटक के युद्ध, क्योंकि ये युद्ध साउथ इंडिया में हो रहे हैं, कर्नाटक में। कर्नाटक के युद्ध कहे जाते हैं, और कर्नाटक के साथ में आप देखिए 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, और पहला युद्ध हुआ 1746, प्रथम युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो यह हुआ 1746 से लेकर के 1748 तक। पहला युद्ध हुआ। सेंट थोमे की लड़ाई के लिए जाना जाता है ये। कारण क्या है इस युद्ध का? देखिए कारण क्या है इस युद्ध का, अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताइए कारण क्या है इस युद्ध का, तो कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, यानी कि बात हो रही है कहां की? यूरोप की। युद्ध हो रहा है यूरोप में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा है, और भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी युद्ध छिड़ जाएगा। एक लड़ाई होती है इसमें फेमस, सेंट थोमे की। सेंट थोमे की लड़ाई जो होगी उसके लिए यह युद्ध फेमस है। सेंट थोमे कर्नाटक में एक जगह है। यह कहां की है? कर्नाटक में है सेंट थोमे। सेंट थोमे के युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में कर्नाटक के नवाब, इस युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, कौन है? अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी पराजित कर देंगे भाई। फ्रांसीसी द्वारा पराजित कर दिया जाएगा। इस युद्ध में क्या होगा? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को सेंट थोमे की लड़ाई में फ्रांसीसी पराजित कर देंगे। यह युद्ध होगा। इस युद्ध की जो समाप्ति होगी, इस युद्ध की प्रथम युद्ध जो समाप्त होगा वो एला सैपल की संधि से समाप्त होगा। एला सैपल की संधि से युद्ध समाप्त। संधि से युद्ध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एला सैपल की संधि से पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाएगा। सेंट थोमे की लड़ाई के लिए फेमस है। इस युद्ध में, सेंट थोमे की लड़ाई में, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी कंपनी हरा देगी, फ्रांसीसी सेना के द्वारा हरा दिया जाएगा। और यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यूरोप में लड़ा जा रहा है, और भारत में भी युद्ध शुरू हो जाएगा, और यूरोप में ही एला सैपल की संधि होती है, और यह युद्ध भारत में समाप्त हो जाएगा। दूसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 तक चलता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब चलता है? 1749 से लेकर के 1754 तक चलता है, और यह युद्ध प्रसिद्ध है अंबूर की लड़ाई के लिए। यह भी साउथ इंडिया में ही है, अंबूर। अगर किसी ने खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश की परीक्षा दी होगी तो उसमें इस युद्ध को मैच कराने के लिए आया था कि कब हुआ है। अंबूर का युद्ध हुआ है 1749 में, और यह दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इस युद्ध में भी क्या होगा, इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हो जाएगी भाई, फ्रांस की पराजय हो जाएगी इस युद्ध में। डुप्ले को वापस बुला लिया जाएगा, डुप्ले को वापस बुला लिया गया भाई। कहां बुला लिया गया, फ्रांस वापस बुला लिया गया डुप्ले को फ्रांस वापस। अगर प्रश्न यह भी पूछा गया कि भाई इसी के साथ किस युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में डुप्ले के भविष्य का अंत हो गया, तो वो कौन सा युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि फ्रांस की पराजय हो गई और फ्रांस को क्या, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहां बुला लिया गया, वापस फ्रांस बुला लिया गया। बोला गया कि भैया तू वापस आ जा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमको। तृतीय कर्नाटक युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है। इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध का जो शुरुआत होती है वो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी। इस युद्ध की जो शुरुआत होगी वो कैसे होगी, सप्तवर्षीय युद्ध के साथ। सप्तवर्षीय युद्ध के साथ, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय आप देख ही रहे होंगे 1756 से 63 तक चलता है। कहां पर, ब्रिटेन व फ्रांस के बीच होता है सप्तवर्षीय युद्ध, ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य। कहां पर होता है, यूरोप में, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी यहां लड़ने लगती है। तो तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ है वो 1756 से लेकर 1763 तक हुआ है और ये ब्रिटेन में शुरू हुए, यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध के साथ प्रारंभ होता है, जो कि ब्रिटेन व फ्रांस के बीच हो रहा है। इस युद्ध का परिणाम क्या है, इस युद्ध में एक खास बात यह है कि इस युद्ध में होती है एक लड़ाई और उसे कहते हैं वॉन्डिवॉस की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, वॉन्डिवॉस की लड़ाई। फेमस क्या है इसमें, वॉन्डिवॉस एक जगह है, वॉन्डिवॉस, वॉन्डिवॉस कर्नाटक में एक जगह है। वॉन्डिवॉस की लड़ाई होगी और यह लड़ाई होगी वॉन्डिवॉस की 1760 में। 1760 में वॉन्डिवॉस की लड़ाई में फ्रांस की पराजय हो जाएगी, फ्रांस की पराजय। और इस पराजय के साथ ही फ्रांस का भारत में अंत हो जाएगा, फ्रांसीसी प्रभुत्व का अंत हो जाएगा। हालांकि उसके पास पौंडीचेरी बना रहेगा। वॉन्डिवॉस की लड़ाई सबसे ज्यादा पूछी जाती है। देखिए कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भाई वॉन्डिवॉस की लड़ाई कब हुई, वो कौन सा युद्ध था, वो कौन सी लड़ाई थी जो भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। तो वो लड़ाई सिद्ध हुई निर्णायक कौन सी, वॉन्डिवॉस की लड़ाई। वॉन्डिवॉस की लड़ाई भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक सिद्ध हुई और वॉन्डिवॉस की लड़ाई होती है 1760 में, जिसमें फ्रांस की पराजय हो जाती है और इसी के साथ भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व का अंत हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब मैं समझता हूं कि इस बात को आप मेरी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगली बात, अब देखिए इसमें होगा क्या, इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजय, फ्रांसीसी पराजय जिन लोगों को नहीं समझ आया हो मैं फिर से बता दूं, फ्रांसीसी पराजय कब हुई है, तो यह हुई है वॉन्डिवॉस की लड़ाई में। कब हुई है, वॉन्डिवॉस की लड़ाई। और यह लड़ाई कब हुई है, 1760 में हुई है। इस युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस का भारत में प्रभुत्व समाप्त हो गया। फ्रांस का भारत में प्रभुत्व समाप्त हो गया इस लड़ाई के बाद। भाई फ्रांस का भारत में प्रभुत्व समाप्त हो गया एकदम। क्लियर है इतनी सी बात। यानी कि निर्णायक युद्ध कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, निर्णायक युद्ध। फिर क्या होता है, लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध तो मैंने बताया 63 तक चला है। तो 1763 में पेरिस की संधि द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त।
समझ लीजिए आप फ्रांस का गुलाम होने से बच गए। अब किसके गुलाम बनना बाकी है? अंग्रेजों का। तो अब अंग्रेजों की बात करते हैं। मैं आपको अब यहां से एक चीज और बता देता हूं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं, तब भारत की स्थिति, भारत में क्या स्थिति थी? भारत की क्या स्थिति है जब यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं? जब यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं तो भारत की स्थिति यह है कि भारत में है मुगल। भारत में कौन है? मुगल। मुगलों के साथ भारत में कौन है? मुगलों के साथ है भारत में जो मुगलों के सूबे थे वो, और अन्य रियासतें, जैसे बंगाल एक सबसे बड़ा सूबा है मुगलों का। दूसरे की बात करें, नंबर 2, बंगाल के पास में ही है अवध, ये भी एक बड़ा प्रांत था। और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे हैदराबाद। चौथे नंबर पे आप देखिए तो आते हैं हैदराबाद के बाद कर्नाटक, और इसके बाद हैं मैसूर। भारत में मैसूर साम्राज्य भी था और मराठा भी थे। भारत में राजपूत भी हैं और भारत में पंजाब राज्य भी है। देखिए बात ये हुई है, सुन आप लोग 2 मिनट इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आई और भारत में उन्होंने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें सबसे योग्य होशियार साबित हुई। उसने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को हराया, विदेशी कॉम्पिटिटर्स को। भारत को हराने के लिए वो तब हाथ डालेंगे, आप देखिए, भारत पर वो तब तक कब्जा नहीं करेंगे जब तक औरंगजेब है, क्योंकि औरंगजेब कैसा शासक है? एक कठोर कट्टर शासक है। इसलिए वो तब तक भारत पर अधिकार करने का प्रयास नहीं करेंगे जब तक औरंगजेब है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में यह होगा कि अभी तक उन्होंने विदेशी कॉम्पिटिटर्स को हराया है, अब वो किसको हराएंगे? भारत को कब्जे में लेने की शुरुआत होगी। और भारत की स्थिति क्या है? भारत में है बंगाल, भारत में है अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, राजपूत, पंजाब। यानी कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अब आप समझिए तब का भारत है, आज का भारत नहीं है। तब का भारत बहुत बड़ा था। तो तब के भारत में ये सबसे ऊपर क्या है? पंजाब राज्य। यानी कि आज का पूरा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, क्योंकि पंजाब की तत्कालीन राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। पंजाब, यहां है आपका लखनऊ, जिसे कहते हैं आप अवध, अवध। और ये प्रांत हुआ करता था बंगाल। बंगाल में शामिल था आपका आज का पूरा बिहार, उड़ीसा, असम, आपका बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब, झारखंड, ये सब शामिल था। और इसके पास में यहां था हैदराबाद। हैदराबाद है यहां। हैदराबाद के अलावा और कौन कौन है? यहां है कर्नाटक। आज का कर्नाटक इधर है, लेकिन यह तब का कर्नाटक इधर था। और यहां था मैसूर। इस तरफ आएंगे मैसूर के बाद तो कौन है? मराठा। यहां कौन है? मराठा है, मराठा साम्राज्य है। और यहां राजपूत हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस मानचित्र के माध्यम से कि भारत को एक एक करके कब्जाया जाएगा। पहले अंग्रेज किसको कब्जे में लेंगे? बंगाल को। हैदराबाद के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक का साथ दिया है अंग्रेजों ने, तो इनके साथ तो हो जाएगी भैया फ्रेंडशिप। इनके साथ भी क्या हो जाएगी? फ्रेंडशिप। और मैसूर के साथ युद्ध होगा, राजपूतों के साथ भी फ्रेंडशिप ही है, ज्यादा विरोध नहीं है। युद्ध होंगे बंगाल के साथ अवध, हैदराबाद, और अवध के साथ बंगाल के साथ युद्ध होगा, अवध के साथ युद्ध होगा, और मैसूर के साथ युद्ध होगा, मराठों के साथ युद्ध होगा, और पंजाब के साथ अंग्रेजों के युद्ध होंगे। तो अगला हम जो बात करेंगे, टॉपिक देखेंगे, वो क्या होगा? भारत पर अंग्रेजों का कब्जा या अंग्रेजी साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापना। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत
पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात होगी बंगाल की। भारत को अंग्रेज एक एक करके कब्जाना शुरू करेंगे। तो एक एक करके कब्जाना शुरू करेंगे तो भाई देखिए क्या होगा, सबसे पहले बंगाल को कब्जाया जाएगा। बंगाल में स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं बंगाल के बारे में। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की गई। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की गई थी जो आपके मुर्शिद कुली खां के द्वारा। किसके द्वारा की गई? मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कौन करता है? मुर्शिद कुली खां करता है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करता है। यहीं पर एक बंगाल को कब्जाने के लिए अंग्रेज लड़ेंगे प्लासी का युद्ध। बंगाल को अंग्रेज किस युद्ध के बाद अपने कब्जे में लेंगे? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये दो युद्ध हैं जिनके बाद पूरा बंगाल अंग्रेजों के प्रभुत्व के अधीन आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? प्लासी के युद्ध की। तो देखते हैं प्लासी का युद्ध। तो मैं यहां से पहले तो ये हटा दूं आपके लिए। प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध जो है ये होता है आपके 1757 में, है ना, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इस समय की परिस्थितियां बताऊं तो बंगाल का नवाब कौन है? आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का नवाब कौन है इस समय, बंगाल की राजधानी क्या है इस समय, और बंगाल का सेनापति कौन है, ये नाम आपको पता होने चाहिए। कारण क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। बंगाल का नवाब कौन था इस समय? जब प्लासी का युद्ध हुआ तब बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। ये 1756 में बंगाल का नवाब बना और 1757 में प्लासी के युद्ध में समाप्त हो जाएगा। बंगाल की राजधानी उस समय की तत्कालीन राजधानी थी मुर्शिदाबाद। ये बंगाल की राजधानी है। सेनापति कौन है सिराजुद्दौला का? सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। ये गद्दार निकलेगा, मीर जाफर। इस समय मुगल बादशाह कौन था? अगर कहीं पूछ दे कि भाई जब प्लासी का युद्ध हुआ तो भारत में मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक इस समय कौन है? इस समय मुगल शासक है आलमगीर सेकंड, आलमगीर, या ये कह सकते हैं द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ये है उस समय मुगल बादशाह। अब सुनिए हुआ क्या कि अंग्रेजों, ये सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या होने लगा? षड्यंत्र हो रहा है। खुद इसकी मौसी उस षड्यंत्र में शामिल है। यहां का बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर है अमित चंद, वो भी शामिल है। अंग्रेज यहां पर तमाम तरीके की छूट चाहते हैं, अपना कंट्रोल चाहते हैं। किसी भी कंपनी को मुनाफा तब ज्यादा मिलेगा जब सरकार भी उसके कहने में चलती हो। अगर राजा खुद आपके कहे अनुसार चलता है तो पॉलिसी वही बनेगी जो आप चाहोगे, जिससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा आपको। तो सिराजुद्दौला से वो कुछ मांगे हैं, उनकी कुछ छूट चाहते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला दे नहीं रहा है अंग्रेजों को। तो अंग्रेज खिलाफ हैं। अंग्रेजों के साथ साथ सिराजुद्दौला के खिलाफ है उसकी मौसी भी। सिराजुद्दौला की मौसी के अलावा है उसका एक बैंकर अमित चंद, वो भी, और उसका खुद का सेनापति मीर जाफर। अंग्रेज मीर जाफर के साथ षड्यंत्र कर लेते हैं और मीर जाफर को सेनापति से नवाब बनाने का लालच देते हैं और इसे अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसे अपने पक्ष में करने के साथ ही प्लासी का मैदान कहां है? बंगाल में प्लासी का मैदान है। इस प्लासी के मैदान में अंग्रेज अपनी सेना लेकर के पहुंचते हैं, और जब वो सेना लेकर के पहुंचते हैं तो सेनापति मीर जाफर है। हालांकि और भी लोग थे, राय दुर्लभ भी था इसमें, लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो मीर जाफर के पास था
और मीर जाफर अपने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के मैदान में पहुंचता है और देखता है सामने बहुत कम सेना है। सिराजुद्दौला को मीर जाफर कहता है कि तुम तो चलो भाई पहुंचो, है ना। वो क्या कहता है, मतलब बेवकूफ़ी की हद होती है यहाँ पर। सिराजुद्दौला को मीर जाफर कहता है ऐसा है, सामने बहुत कम लोग हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो तुम पहुंचो और मैं अभी आ रहा हूं, तुम जश्न की तैयारी करना, पार्टी करेंगे फुल नाइट एकदम जबरदस्त, तुम पहुंचो। और अपने पीछे ही, सिराजुद्दौला के पीछे ही क्या करेगा, अपने बेटे मीर मदान को उसके पीछे भेज देगा। भेजने के साथ ही सिराजुद्दौला को मीर मदान पकड़ेगा और उसकी हत्या कर देगा। यानी इस युद्ध में क्या हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, यह भी बात आती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब बात आती है इसमें हुआ क्या, इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला पराजित व मृत्यु हो गई, मारा गया भाई, सिराजुद्दौला मारा गया इस युद्ध में। अब बात आती है प्लासी के युद्ध के बारे में, सवाल क्या पूछता है, तो प्लासी के युद्ध की डेट पूछी जाती है आपसे, 1757 में हुआ था। कौन इस युद्ध में भाग ले रहा था, सिराजुद्दौला, और कौन अंग्रेजों का साथ दे रहा था, मीर जाफर। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला हार गया। नेक्स्ट बात आती है इसके बाद, देखिए अब क्या होगा, प्लासी के युद्ध के बाद हुआ क्या, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर, जाहिर बात है जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था वो नवाब बनेगा। मीर जाफर नवाब बन गया बंगाल का। जब ये नवाब बना तो अब देखिए इतिहास साक्षी है इस बात का, धोखा दिया था तो धोखा मिलेगा। इसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, अब इसको धोखा मिलेगा क्योंकि मीर कासिम का सेनापति, सॉरी मीर कासिम जो है मीर जाफर का सेनापति है, मीर जाफर का सेनापति है एक। और ये क्या करेगा, मीर जाफर का जो सेनापति है उसका नाम क्या है, मीर कासिम। अंग्रेजों के साथ मिलकर मीर जाफर को गद्दी से हटा देगा, मीर जाफर को गद्दी से हटा देगा। मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया, किसने हटा दिया, मीर कासिम ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। मीर कासिम है कौन, मीर कासिम है मीर जाफर का भतीजा और दामाद, और इसका सेनापति भी है। सेनापति है तो चूंकि भाई साहब जब ये सेनापति थे तो इन्होंने धोखा दिया था, जब ये सेनापति थे तो मीर जाफर, तब इन्होंने धोखा दिया था। अब बारी मीर कासिम की है, मीर कासिम को भी अंग्रेजों ने लालच दिया क्यों है, मीर जाफर के खिलाफ ऐसा क्या हो गया भाई, अंग्रेजों के साथ हो गया ये कि ये ज्यादा होशियार बन रहा था, है जी। इसको लगा कि अंग्रेजों ने मुझे नवाब बनवा दिया है, अब तो मेरी चलेगी। इस बुड़वक को कोई पूछे भाई तेरी क्यों चलेगी, जिसने नवाब बनवाया है, अंग्रेज तो अब किंग मेकर हो गए ना, तो किंग मेकर की चलेगी। अंग्रेजों ने इसकी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं चलने दी, और इसने अंग्रेजों की नहीं चलने दी, तो अंग्रेजों ने इसके सेनापति मीर कासिम को अपने पक्ष में कर लिया और मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया। यह बात हो रही है आपके 1760 की, कब की, 1760 में 1760 में मीर जाफर गद्दी से उतर गया। जब मुर्शिदाबाद पहुंचे अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, तो मीर जाफर ने लड़ाई नहीं लड़ी, होशियार तो था, इसमें कोई शक नहीं है। मीर जाफर गद्दी से उतर गया और मीर कासिम के पक्ष में गद्दी का त्याग कर दिया, तो मीर कासिम क्या हो गया, नवाब बन गया। मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। जब नवाब बन गया भाई, तो अब ये और होशियार है। कहते हैं
कि बंगाल के नवाबों में सबसे ज्यादा होशियार कोई था तो वो मीर कासिम था। मीर कासिम, ये भाई साहब ज्यादा होशियार बनेंगे। इनकी स्टोरी भी देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए होगा क्या, होगा ये कि जिस मीर कासिम की बात हो रही है, ये मीर कासिम, अंग्रेजों के साथ इसका भी विवाद हो गया। अंग्रेजों के साथ विवाद, विवाद का कारण बता देता हूं। बंगाल में अंग्रेजों को दस्तक के अधिकार प्राप्त थे। अंग्रेजों को इंपोर्ट फ्री था, एक्सपोर्ट फ्री था, और बंगाल में अपने माल को बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना था, यानी वो भी फ्री। यह बात मीर कासिम को बड़ी खराब लगी कि भाई आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हो। इसने अंग्रेजों पर टैक्स लगाया, यानी दस्तक के अधिकार समाप्त कर दिए। यह बात अंग्रेजों को खराब लग गई। अब क्या होगा, ये भाई साहब की सारी होशियारी निकाल दी अंग्रेजों ने। तो लगा ये सब फालतू काम के लिए थोड़ी बनाया तुझे हमने नवाब, तो ये जो करना है वो ये काम है कि हम जो कहें वो कर। ये तैयार नहीं हुआ तो इसने लेकिन अपने व्यापारियों के लिए, क्योंकि उन पर टैक्स लगता था, उनका माल महंगा बिकता था, तो क्या होगा कि उनका माल जब महंगा बिकेगा तो बर्बाद हो गए बेचारे, उनका माल बिक ही नहीं रहा है, अंग्रेज फायदा उठा रहे हैं। भारत में यही किया अंग्रेजों ने सब। उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, ये अपने व्यापारियों पर भी टैक्स फ्री कर देता है, यानी कि बंगाल के जो व्यापारी होंगे उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना है। ये बात अंग्रेजों को और ज्यादा खराब लग गई भाई साहब। खराब लग गई तो सिचुएशन क्या हो गई, अंग्रेजों ने इसके साथ लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। इसने क्या किया भाई, जब लड़ाई हो गई तो इतना परेशान हो गया अंग्रेजों से, राजधानी मुर्शिदाबाद से इसने चेंज कर ली। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया भाई। ये कहां ले गया, मुंगेर ले गया। राजधानी को कहां ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जिसे कहां ले गया, ये मुंगेर। मुंगेर कहां है, बिहार में आज भी एक जिला है मुंगेर, यहां ले गया। इसे लगा यहां तसल्ली पूर्वक शासन करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों से विवाद हुआ इसका, तो विवाद के बाद अब क्या होगा, भागकर अवध चला गया। ये कहां चला गया, अब अवध चला गया, भाग करके अवध चला गया। अवध में कौन है, अवध में देखिए कौन कौन लोग हैं, ये भी तो पता चले कि अवध में कौन है। अवध में है, अवध में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुजाउद्दौला। पहले सिराजुद्दौला था, अब सुजाउद्दौला है। और उसके बाद कौन है, शाह आलम। और कौन है यहां पर, शाह आलम द्वितीय। और कौन पहुंच गया यहां पर, मीर कासिम भी पहुंच गया है भाई। सुजाउद्दौला कौन है, ये अवध का नवाब है। ये कौन है, अवध का नवाब है। शाह आलम द्वितीय, ये एक आइटम है, मुगल बादशाह है भाई। ये मैं इसे आइटम ही कहता हूं। मीर कासिम तो भागी गया, आप समझ ही गए होंगे। आइटम कहने की वजह भी बता दूंगा अभी आपको। सुजाउद्दौला, सीन क्या है सुजाउद्दौला का, ये अवध का नवाब है और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह है। मीर कासिम यहां पहुंच गया। सिचुएशन ये, खुद तो परेशानी में था ही मीर कासिम, इन्होंने अवध को भी परेशानी में घेर लिया। खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ले डूबा इनको भी भाई साहब। मीर कासिम जब अवध पहुंचा तो इसने सुजाउद्दौला को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा तू टेंशन मत ले। और शाह आलम द्वितीय, जिसे मैंने कहा आइटम, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब कहां रहते हैं, अवध में। मुगल बादशाह को कहां रहना चाहिए था, दिल्ली में, लेकिन रहता कहां है, अवध में। क्यों, क्योंकि इसे डर लगता है, किससे, अपने वजीर से। अब क्या आदमी बताओ, क्या शासक है, इसको अपने वजीर से डर लग रहा है। कहां रह रहा है, अवध में रह रहा है, मुगल बादशाह है ये शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम के साथ अब समस्या यह है कि इन तीनों ने संयुक्त सेना बनाई, यानी कि इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने संयुक्त सेना बनाई, संयुक्त सेना बनाई। इन तीनों ने संयुक्त सेना बना ली और इस संयुक्त सेना ने
इस संयुक्त सेना के साथ कुछ गड़बड़ हो गई भाई। अब क्या गड़बड़ हो गई संयुक्त सेना के साथ? अब होगा बक्सर का युद्ध। संयुक्त सेना बन गई है, बक्सर का युद्ध यह होगा 23 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है एक हेक्टर मुनरो ने किया इस युद्ध में। हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर है कहां? अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई बक्सर कहां है, तो बक्सर कहां पर है? बक्सर है आपके बिहार में, एक जिला है बक्सर। पूछे गए क्वेश्चन है ये सब। बक्सर कहां है, प्लासी कहां है, मुर्शिदाबाद कहां है, ये सब पूछे गए, इसलिए आपको बताता रहता हूं बीच बीच में। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किसने किया है? हेक्टर मुनरो ने किया है। इस युद्ध कब होता है? 1764 में हुआ ये युद्ध। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को हरा दिया। संयुक्त सेना को हरा दिया भाई। संयुक्त सेना हार गई। कौन हार गया? शुजाउद्दौला हार गया। कौन हार गया? शाह आलम द्वितीय हार गया। और कौन हार गया? मीर कासिम भी हार गया। ये सब लोग युद्ध हार गए। और इस युद्ध का हीरो कौन रहा? पता नहीं कितने एग्जाम्स में इसका पूछा गया। हर किसी एग्जाम में, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक के एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। जबकि प्लासी के युद्ध में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो यहां तक हमारी बात हो गई, यानी कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया भारत में। ये अंग्रेजों की वास्तविक विजय थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? धोखे से जीता गया था। लेकिन अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में रण कौशल के माध्यम से हरा दिया है संयुक्त सेना को। यानी कि अब हम बात कर चुके हैं, अंग्रेजों के अधीन आ गया है। कौन आ गए अंग्रेजों के अधीन? तो अंग्रेजों के अधीन बंगाल भी आ गया और अंग्रेजों के अधीन अवध भी आ गया। ठीक है भाई, ये हो गई बात हमारी। यानी कि आज अगर हम देखें तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया, और इनमें अंग्रेजों ने किस प्रकार से उन कंपनियों को अपने कंपटीशन से आउट किया और उसके बाद ज़्यादा मुनाफा कमाने और भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत के सभी प्रांतों को जीतना शुरू किया, जिनमें सबसे पहले जीता गया किसको? बंगाल को, और फिर जीता गया अवध को। ये अंग्रेजों के अब अधीन आ चुके हैं पूरी तरह से। यहां से जो सवाल बनते हैं मैं साथ के साथ बताता चला हूं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इनके लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में अपने। और आज के लिए मैं आप सबसे धन्यवाद चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि, और सब्सक्राइब करवाइए इसे, जिससे कि मैं आपको लाइव क्लास के माध्यम से भी अपनी क्लासेस दे पाऊँ। और टॉपिक्स पर भी क्लासेस मिलेंगी आपको। धीरे धीरे करके सब्जेक्ट भी बढ़ेंगे, क्लासेस के टाइम भी बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ लाइव क्लास मिले, तब तक हम अपने और टीचर्स को भी जोड़ पाएँ। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय।